हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग थ्रू अ टॉपिक मेंडेलियन डिसऑर्डर। जो जेनेटिक डिसऑर्डर होते हैं बच्चों, वो एक्चुअली दो तरह के होते हैं। एक क्रोमोसोमल डिसऑर्डर होते हैं और दूसरे मेंडेलियन डिसऑर्डर होते हैं। जो क्रोमोसोमल डिसऑर्डर होते हैं, जैसे आपका डाउन सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम, उसमें एक्चुअली क्या होता है, नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं वो कम या ज़्यादा हो जाते हैं। जैसे 46 से 47 हो जाएंगे या 46 से 45 हो जाएंगे। लेकिन मेंडेलियन डिसऑर्डर में ऐसा नहीं होता है। मेंडेलियन डिसऑर्डर में जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स है वो तो 46 ही रहेंगे, लेकिन जो डीएनए है या जीन्स है या नाइट्रोजन बेस है, उसमें अल्टरेशन हो जाता है या उसमें म्यूटेशन हो जाएगा, जिसकी वजह से डिसऑर्डर होंगे। हमारे सिलेबस में जो मेंडेलियन डिसऑर्डर है उनकी दो कैटेगरी हैं। एक सेक्स लिंक्ड डिसऑर्डर है और दूसरे हैं ऑटोसोमल लिंक्ड। जो सेक्स लिंक्ड डिसऑर्डर होते हैं उसमें एक्चुअली जो डिजीज़ का जीन होता है वो सेक्स क्रोमोसोम पर प्रेजेंट होता है, और ये सेक्स क्रोमोसोम होता है एक्स क्रोमोसोम। तो आप ये भी कह सकते हैं कि ये एक्स लिंक्ड है या सेक्स लिंक्ड, जैसे कि हीमोफीलिया हो गया और कलर ब्लाइंडनेस। दूसरे वाले जो डिसऑर्डर है मेंडेलियन डिसऑर्डर, वो ऑटोसोमल लिंक्ड डिसऑर्डर है। मतलब कि उन डिजीज़ का जो जीन होता है वो ऑटोसोम्स पर प्रेजेंट होगा, जैसे कि आपका सिकल सेल एनीमिया है, थैलेसीमिया है, फिनाइलकीटोन्यूरिया है। पहले हम डिस्कशन करेंगे सेक्स लिंक्ड डिसऑर्डर का। अब ये जो डिजीज़ है, इन डिजीज़ का जो जीन होगा वो एक्चुअली एक्स क्रोमोसोम पर प्रेजेंट होगा। इसमें एक तो हीमोफीलिया है और दूसरी है कलर ब्लाइंडनेस। क्या होता है हीमोफीलिया में? देखो, जनरली अगर मान लीजिए कोई वाउंड हो गया या कट लग जाता है आपको, तो ब्लीडिंग होती है और आफ्टर 1 to 2 मिनट क्या हो जाता है, ब्लीडिंग विल बी स्टॉप ड्यू टू ब्लड क्लॉटिंग। ब्लड की क्लॉटिंग हो जाती है और ब्लीडिंग स्टॉप हो जाती है। लेकिन जो हीमोफीलिया के पेशेंट होते हैं उनके ब्लड प्लाज्मा के अंदर एक्चुअली वो प्रोटीन ही नहीं बनता है जो ब्लड की क्लॉटिंग के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। तो उस कंडीशन में क्या होगा कि अगर छोटा सा कोई कट लग गया है या वाउंड हो गया तो कंटिन्यूसली ब्लीडिंग होगी, और कंटिन्यूसली ब्लीडिंग की वजह से उस पर्सन की डेथ हो जाएगी। अब इस डिजीज़ को सबसे पहले जो इंग्लैंड की रॉयल फैमिली थी, क्वीन विक्टोरिया की फैमिली, उसमें ऑब्जर्व किया गया था। तो इस डिजीज़ को रॉयल डिजीज़ भी कहते हैं। अच्छा, ये जो हीमोफीलिया और कलर ब्लाइंडनेस है, इसमें जनरली फीमेल्स जो होती है वो कैरियर होती है और मेल्स होते हैं वो अफेक्टेड होते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि डिजीज़ का जो जीन है वो बच्चों एक्स क्रोमोसोम पर प्रेजेंट होता है, और आपको पता है कि मेल के अंदर एक ही एक्स क्रोमोसोम होता है। इस वजह से उसे एक सिंगल एक्स क्रोमोसोम पर जब डिजीज़ का जीन प्रेजेंट होगा तो मेल तो अफेक्टेड हो जाएगा, लेकिन फीमेल जो है वो अफेक्टेड नहीं होगी। फीमेल तब अफेक्टेड होगी जब डिजीज़ का जीन दोनों एक्स क्रोमोसोम पर प्रेजेंट होगा। अगर मान लीजिए एक एक्स क्रोमोसोम पर डिजीज़ का जीन प्रेजेंट है, दूसरे पर नहीं है, तो फीमेल्स को हम बोलेंगे वो कैरियर है। ठीक है। अच्छा, हीमोफीलिया के अंदर तो क्लोटिंग नहीं होती। कलर ब्लाइंडनेस में क्या होता है, जो भी कलर ब्लाइंडनेस के पेशेंट होते हैं वो रेड और ग्रीन कलर में डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उनकी आइज़ के अंदर जो रेड और ग्रीन कॉर्न सेल्स होती हैं उनका डेवलपमेंट नहीं होता है। तो ये दोनों जो डिजीज़ है, हीमोफीलिया और कलर ब्लाइंडनेस, ये दोनों सेक्स लिंक्ड रेसेसिव ट्रेट है। मतलब इन दोनों डिजीज़ का जो जीन होता है वो सेक्स क्रोमोसोम एक्स क्रोमोसोम पर प्रेजेंट होता है। इसमें जनरली मेल जो होते हैं वो अफेक्टेड हो जाते हैं क्योंकि उनमें एक ही एक्स क्रोमोसोम होता है, और जो फीमेल्स होती है वो जनरली कैरियर होती है। वो तभी अफेक्टेड होगी जब फीमेल के दोनों एक्स क्रोमोसोम पर डिजीज़ का जीन प्रेजेंट होगा। जो ऑटोसोमल लिंक्ड रेसेसिव ट्रेट है उसमें हमारे पास 3 डिजीज़ है। एक सिकल सेल एनीमिया है, दूसरा थैलेसीमिया है और तीसरा फिनाइलकीटोन्यूरिया है। अब देखो, सिकल सेल एनीमिया में होता क्या है कि जो नॉर्मल पर्सन होते हैं उनकी आरबीसी होती है बाइकॉनकेव, लेकिन जो सिकल सेल एनीमिया के पेशेंट होते हैं वो कहीं ऐसे एरिया में जाते हैं जहाँ पर ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी होती है। तो ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी की वजह से इनकी जो बाइकॉनकेव शेप्ड आरबीसी होगी बच्चों, वो हो जाएगी सिकल सेल। अब देखो होता क्या है, जनरली आरबीसी होती है ऐसी बाइकॉनकेव, और इसकी जो कॉनकेव सरफेस होती है वहाँ पर ऑक्सीजन बाइंड होती है। लेकिन अगर इसकी शेप चेंज हो जाती है और ये सिकल सेल जैसी हो जाएगी, तो इसकी एक सरफेस तो हो जाएगी कॉन्वेक्स और दूसरी रहेगी कॉनकेव। जो कॉन्वेक्स सरफेस होती है उस पर ऑक्सीजन बाइंड नहीं हो सकती, सिर्फ कॉनकेव पर होगी। इसकी वजह से ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी कम हो जाएगी, तो वो जो भी अफेक्टेड पर्सन होगा उसके ऑर्गन्स, टिश्यू और सेल्स को प्रॉपर अमाउंट में ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं होगी, जिससे हाइपोक्सिया हो जाएगा। ये होता है जीन पॉइंट म्यूटेशन की वजह से। देखो, जो नॉर्मल पर्सन का डीएनए होता है वो कुछ इस तरीके का होता है। जीएजी, आपको पता है डीएनए के अंदर 2 स्ट्रैंड होते हैं ना, तो ये जैसे मान लीजिए कि इसका फर्स्ट स्ट्रैंड है, ये सेकंड स्ट्रैंड है। तो नॉर्मल जो पर्सन होगा उसमें क्या होगा, जीएची होता है, फिर इसका कॉम्प्लीमेंट्री अगर आप देखेंगे तो जी का सी होता है, ए का टी और जी का सी होगा। अब ये जो सीटीसी है इसको टेम्पलेट स्ट्रैंड मान लिए, ये बनाएगा एमआरएनए। तो एमआरएनए के अंदर ये जो कोडोन बनाएगा उस कोडोन में नाइट्रोजन बेस की जो सीक्वेंस होती है वो होती है जीएजी, और जीएजी जो कोडोन होता है बच्चों वो कोडिंग करता है ग्लूटामिक एसिड की। लेकिन ड्यू टू पॉइंट म्यूटेशन दिस ए विल बी रिप्लेस बाय टी। मतलब जो भी सिकल सेल एनीमिया के पेशेंट होंगे उसमें से एक ही जगह पर आ जाता है, टी आ जाएगा। अगर टी आ जाता है बच्चों तो क्या होगा, जहाँ जीएजी था वहाँ पर जीटीजी होगा। अब अगर आप इसका कॉम्प्लीमेंट्री देखेंगे तो जी का सी होता है, टी का ए और जी का सी होता है। अब ये सीएसी जो है ये
जो कोडोन बनाएगा वो कोडोन होगा GUG, और वो GUG कोडोन जिस अमाइनो एसिड की कोडिंग करेगा वो होगा वैलिन। तो होगा क्या, जो बीटा ग्लोबिन चेन होती है उसमें 6th नंबर पर जनरली जो नॉर्मल पर्सन होते हैं उनके अंदर तो मिलता है ग्लूटामिक एसिड, लेकिन जो सिकल सेल एनीमिया के पेशेंट होंगे उनमें 6th नंबर पर मिलेगा वैलिन। तो ये पॉइंट म्यूटेशन की वजह से होता है, जिसमें एक सिर्फ सिंगल बेस पेयर में चेंज होता है, और बेस पेयर में चेंज होने की वजह से अमाइनो एसिड चेंज हो जाएगा, ग्लूटामिक एसिड वैलिन से रिप्लेस हो जाएगा। और ऐसे पर्सन जब भी ऑक्सीजन डेफिशिएंसी वाले एरिया में जाएंगे तो इनकी आरबीसी जो है वो उसकी शेप बाइकॉनकेव से सिकल सेल जैसी हो जाएगी। इसको पॉलीमराइजेशन भी बोलते हैं। ये एक्चुअली एक क्वालिटेटिव डिजीज़ है, मतलब सिकल सेल एनीमिया में जो ग्लोबिन प्रोटीन होता है उसकी जो लेंथ होती है उसमें कोई चेंज नहीं होता है, लेकिन क्वालिटी चेंज हो रही है। ग्लूटामिक एसिड की जगह पर वैलिन आ जाता है। हमारे पास जो दूसरी डिजीज़ है वो है थैलेसेमिया। ये भी ब्लड से रिगार्डिंग है, इसमें एनीमिया हो जाता है। अब इसमें क्या होता है, ये एक्चुअली क्वांटिटेटिव डिजीज़ है, मतलब इसमें क्वालिटी चेंज नहीं होगी, कोई अमाइनो एसिड जो है वो रिप्लेस नहीं होगा, लेकिन जो अल्फा और बीटा चेन होती है ग्लोबिन प्रोटीन के अंदर हीमोग्लोबिन में वो हो जाएगी, शॉर्ट हो जाएगी। तो इसकी वजह से एनीमिया हो जाएगा, और हम इसको कहते हैं ये क्वांटिटेटिव। अब देखो दो तरह का होता है थैलेसेमिया, अल्फा और बीटा। एक्चुअली हीमोग्लोबिन के अंदर एक तो हीम यानी कि आयरन होता है और दूसरा ग्लोबिन प्रोटीन होता है। ग्लोबिन प्रोटीन के अंदर 2 अल्फा चेन होती है और 2 बीटा चेन होती है। अगर अल्फा चेन शॉर्ट हो रही है तो ऐसे थैलेसेमिया को आप बोलेंगे अल्फा थैलेसेमिया, और अगर बीटा चेन शॉर्ट हो जाती बच्चों तो उसको बोलते हैं बीटा थैलेसेमिया। अब कैसे क्या होता है, अल्फा थैलेसेमिया में जो क्रोमोसोम नंबर 16 होता है, उस क्रोमोसोम नंबर 16 पर 2 जीन होते हैं, HbA1 और HbA2। क्योंकि क्रोमोसोम हमेशा पेयर में होते हैं तो टोटल हो जाएंगे 4 जीन। ये जो HbA1 HbA2 है, इन जीन में कहीं पर भी किसी तरह का कोई अल्टरेशन होता है, म्यूटेशन होता है, तो उसकी वजह से जो थैलेसेमिया होगा वो अल्फा थैलेसेमिया होगा, मतलब कि अल्फा जो चेन होगी वो शॉर्ट हो जाएगी। बीटा थैलेसेमिया में क्या होगा, क्रोमोसोम नंबर 11 पर जीन होते हैं HBB, क्योंकि पेयर में है क्रोमोसोम, तो देखो दोनों पेयर में कितने हो जाएंगे, 2 जीन हो जाएंगे HBB। इन जीन के अंदर म्यूटेशन हो जाएगा, उसकी वजह से जो बीटा चेन होती है वो शॉर्ट हो जाएगी, और वैसे थैलेसेमिया को आप बोलेंगे ये बीटा थैलेसेमिया है। ठीक है। अब देखो फिनाइल कीटोनूरिया। फिनाइल कीटोनूरिया एक्चुअली एक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है जो मेटाबॉलिज्म से रिगार्डिंग है। जनरली हमारी बॉडी के अंदर एक अमाइनो एसिड बनता है फिनाइल एलेनिन, और ये फिनाइल एलेनिन क्या होता है, फिनाइल एलेनिन हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम की प्रेजेंस में ये कन्वर्ट हो जाता है टायरोसिन के अंदर। ये जो टायरोसिन है बच्चों, ये एक बहुत ही यूजफुल अमाइनो एसिड होता है, ये बॉडी में कई मेटाबॉलिक रिएक्शन में यूज़ होता है। लेकिन जो फिनाइल कीटोनूरिया के पेशेंट होते हैं उनमें क्या होगा, जो फिनाइल एलेनिन हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम है उसका सिंथेसिस नहीं होगा। अगर फिनाइल एलेनिन हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम नहीं बनेगा तो जो फिनाइल एलेनिन है वो टायरोसिन में कन्वर्ट नहीं होगा, बल्कि वो फिनाइल एलेनिन पायरुविक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। अब ये फिनाइल एलेनिन पायरुविक एसिड है धीरे धीरे आपकी सेल्स के अंदर, न्यूरॉन्स के अंदर अक्यूमुलेट होगा। इसके अक्यूमुलेशन की वजह से न्यूरॉन्स डैमेज होंगे, तो जो भी पेशेंट होगा वो मेंटली रिटार्डेड होगा। इसके अलावा और क्या होता है, उसकी किडनी, लीवर और हार्ट में मेल फंक्शनिंग हो सकती है, बाल्डनेस, उसके हेयर्स गिर सकते हैं। ये जो फिनाइल कीटोनूरिया ये सिर्फ एक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर नहीं है, ये प्लियोट्रोपी का एग्जाम्पल भी है। फिनाइल कीटोनूरिया ये मेटाबॉलिक डिसऑर्डर भी है और ये प्लियोट्रोपी का एग्जाम्पल भी है। प्लियोट्रोपी हम लोगों ने क्या पढ़ा कि व्हेन अ सिंगल जीन कंट्रोल मोर देन 1 ट्रेट और 1 कैरेक्टर, दैट इज कॉल्ड प्लियोट्रोपी। तो आप देखेंगे कि इस फिनाइल कीटोनूरिया के अंदर जो है वो एक ही जीन की वजह से बहुत सारे जो है वो सिम्टम्स आ रहे हैं। जैसे वो जो भी पेशेंट होगा, अफेक्टेड पर्सन होगा, वो मेंटली रिटार्डेड होता है, उसमें बार्डनेस भी हो रहा है, उसकी किडनी, लीवर और हार्ट में क्या हो रही है, मेल फंक्शनिंग हो रही है। तो ये प्लियोट्रोपी का एग्जाम्पल भी है।